अगले दिन सुबह पूजा होते ही मधु ने सबको आरती देने के बाद जब रामायण की चौपाइयां पढ़ना शुरू की तो रोज जल्दबाजी में जाने वाले पंडित जी भी वही बैठकर चौपाइयां सुनने में मग्न हो गए। शोभा और वनराज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मधु की आवाज इतनी मीठी थी कि घर के सारे सदस्य एक एक करके पूजा घर में आकर बैठने लगे। बलदेव भी खुद को रोक नहीं पाए और पूजा घर में चले आए। इधर अपने कमरे में सो रहे ऋषभ की जैसे ही आंख खुली तो वो जोर से चीखा, मंगेश, मंगेश, मेरी कॉफी लेकर आओ। उसकी आवाज सुनते ही पूजाघर की ओर बढ़ रही शांति के कदम रुक गए और वो तेजी से ऋषभ के कमरे की ओर बढ़ी। वो कमरे में आते ही ऋषभ से बोली, ऋषभ, मंगेश बस कॉफी लेकर आ ही रहा है। वो उठकर बैठा और बोला, मॉम प्लीज उस मंगेश से कहिए कि कल से मुझे मेरे उठने से पहले कॉफी मेरी टेबल पर चाहिए। बोल दूंगी, तू बस सुबह सुबह अपने दिमाग को तकलीफ मत दे। शांति उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली। ऋषभ ने उनका हाथ हटाकर पूछा, ये सुबह सुबह इस घर में रामायण किसने पढ़नी शुरू कर दी? पहले तो कोई नहीं पढ़ता था। शांति ने घबराहट में जवाब दिया, वो घर में एक नई नौकरानी रखी है, उसकी आवाज बहुत मीठी है, तो तेरी दादी उससे रामायण की चौपाइयां पढ़वा रही है। ऋषभ उन्हें हैरानी से देखने लगा। मोम, दादी एक नौकरानी को पूजाघर में रामायण कैसे पढ़ने दे सकती है? वो तो रोशनी को भी कभी रामायण को छूने नहीं देती। शांति मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ ऋषभ, पर तेरी दादी को मधु से बहुत लगाव हो गया है, बस इसलिए उन्होंने उसे पूजाघर में जाने की इजाजत दे दी है। मधु? ऋषभ ने हैरानी से मधु का नाम लिया तो शांति की घबराहट और बढ़ गई, पर वो कुछ कहती और ऋषभ कुछ और पूछता। उसके पहले ही मंगेश ने दरवाजे पर नॉक किया। उसे देखते ही ऋषभ गुस्से में चीखा, 1000 बार कहा है तुझे कि मेरे जागने से पहले मेरी कॉफी लेकर आ जाया कर, पर लगता है इस घर से तेरा हिसाब किताब आज ही पूरा करना पड़ेगा। तभी शालिनी वहां आ गई। उसने मंगेश के हाथों से कॉफी की ट्रे ली और बोली, तुम जाकर अपना काम करो। मंगेश तुरंत वहां से चला गया और शांति ने सुकून की सांस ली। चाची, आप हमेशा ही उस कामचोर मंगेश को बचा लेती हो, पर आज तो मैं उसे नौकरी से निकाल कर ही रहूंगा। ऋषभ गुस्से में भड़का। शालिनी ने मुस्कुराते हुए ट्रे टेबल पर रखी और कॉफी मग ऋषभ को देते हुए उसके पास बैठी। उस बेचारे को नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कल से मैं खुद अपने बेटे के लिए कॉफी ले आऊंगी। अच्छा अब ये बता, आज तेरे लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? कुछ भी बना दीजिए चाची, बस अपने हाथों से ही बनाइएगा, क्योंकि आपके हाथों से बना नाश्ता खाकर जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ऋषभ इतना कहकर कॉफी पीने लगा, पर उसके घर से बाहर जाने की बात सुनकर शांति और शालिनी दोनों ही परेशान हो गई और एक दूसरे का मुंह देखने लगी। ऋषभ ने उनके परेशान चेहरे देखे और बोला, प्लीज अब आप दोनों ये मत कहिएगा कि मैं अभी भी बीमार हूँ और मुझे घर पर रहकर आराम करना चाहिए। कल डॉक्टर ने आप दोनों के सामने ही कहा था कि मैं अब ठीक हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मत रोकिएगा। मुझे आज ऑफिस जाना ही होगा। शिमला के होटल का काम स्टार्ट करना है, इसलिए मुझे आज ही बजट फाइनल करना होगा। ऋषभ ने इतना कहकर जल्दी से अपनी कॉफी खत्म की और बिना कुछ कहे टॉवल उठाकर नहाने चला गया। उसके जाते ही शांति ने परेशान होकर शालिनी से पूछा, अब क्या करेंगे शालू? शालिनी भी सोच में पड़ गई। इधर मधु किचन में आकर नाश्ता बनाने में रोशनी की मदद करने लगी। तभी पूजा ने वहां आकर मधु से पूछा, मधु तुम तो आज से कॉलेज जाने वाली थी ना, तो ये सब रहने दो और जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। मधु अपना दुपट्टा कमर में बांधते हुए बोली, मैं तो रेडी हूँ चाची, पर मीरा अब तक सोकर भी नहीं उठी होगी और बिना उसके मुझे कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब तक वो यहाँ मुझे लेने आएगी सबका नाश्ता रेडी हो चुका होगा। पूजा ये सुनकर मुस्कुरा दी, ये तो अच्छी बात है, कुछ देर में राधिका और रणबीर निकलने वाले हैं, तुम जाने से पहले उनसे भी मिल पाओगी। राधिका और रणबीर का नाम सुनते ही मधु कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर रोशनी से बोली, रोशनी तुम प्लीज ये उपमा देखो, मैं बस अभी आई। जी भाभी, रोशनी सिर हिलाकर बोली। तो मधु ने कमर में बंधा अपना दुपट्टा खोला और उसे ठीक करते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी ऋषभ फिर से चीखा, पाटिल मेरे शूज कहाँ रखे हैं? एक भी सामान जगह पर नहीं है। उसकी आवाज सुनते ही मधु के कदम रुक गए और वो घबरा सी गई। तभी पाटिल भागता हुआ उसके बगल से ऋषभ के जूते लेकर उसके कमरे में चला गया। मधु कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर अपनी हथेली अपने सिर पर मारते हुए बोली, जिस काम के लिए जा रही थी वो तो मैं भूल ही गई।
वो जल्दी से अपने कमरे में आई तो करण अभी भी सो रहा था। हे महादेव, ये पूरे के पूरे कुंभकर्ण के पोते हैं, इतना कहकर वो बेड पर बैठी और करण को हिलाते हुए बोली, करण उठिए ना, मुझे आपकी मदद चाहिए। पर करण हिला तक नहीं। मधु उसे अपने दोनों हाथों से हिलाते हुए फिर से बोली, प्लीज करण उठ जाए ना, मुझे सच में आपकी मदद चाहिए। क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारी मधु, रात को भी सोने नहीं दिया तुमने और अब सुबह सुबह भी शुरू हो गई। करण बिना आंखें खोले बोला। मधु बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद वापस सो जाना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पर उसके इतना कहने पर भी करण नहीं उठा। पर तभी उसके फोन की बेल बज उठी। मधु ने उसका फोन उठाकर देखा और हैरानी से बोली, 25 मिस कॉल, और वो भी आदि भैया के। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग आदि भैया। उसकी आवाज सुनकर आदि मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग भाभी। करण सर को उठाए ना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ पर वो उठ ही नहीं रहे हैं। मधु मुंह बनाकर बोली तो आदि फट से बोला, अरे तो जग भरकर पानी डालिए ना उन पर, तुरंत उठ जाएंगे। गुड आइडिया, मैं अभी उन पर पानी डालती हूँ। तो आदि फिर से बोला, प्लीज उठते ही मेरी बात करवा दीजिएगा। जी। आदि ने कॉल कट कर दी। मधु ने करण का फोन टेबल पर रखा और पानी से भरा जग टेबल से उठाने लगी। पर तभी करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बेड पर लेटा लिया और उससे पूछा, तो तुम आदि के कहने पर पानी डालकर मुझे उठाओगी? नहीं करण, मैं तो बस, मधु ने झिझकते हुए इतना कहा और फिर चुप हो गई। वो उठने की कोशिश करने लगी तो करण उसे पकड़कर बहुत प्यार से बोला, अगर स्वीट सा गुड मॉर्निंग कह दोगी तो वैसे भी मेरी सुबह हो जाएगी। मधु उसे देखकर मुस्कुराने लगी पर कुछ बोली नहीं। करण ने उसकी आंखों में देखकर आहिस्ता से पूछा, अब गुड मॉर्निंग बोलने वाली हो या फिर गुड मॉर्निंग किस करने वाली हो? करण मुझे छोड़िए ना, दरवाजा खुला हुआ है, कोई अंदर आ जाएगा। मधु खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली पर करण उसे छोड़ने की बजाय अपने और करीब ले आया। अच्छा बाबा, गुड मॉर्निंग, अब तो मुझे छोड़िए, मधु उसकी आंखों में देखकर बोली। पर करण मुस्कुरा दिया, अब अगर गुड मॉर्निंग तुमने कह ही दिया तो गुड मॉर्निंग किस मैं कर देता हूँ। ये सुनकर मधु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुरंत दरवाजे की ओर देखा। पागल हो गए हैं आप? छोड़िए मुझे, अगर कोई आ गया तो पता नहीं क्या सोचेगा, प्लीज छोड़िए। करण ने सिर हिलाकर ना का इशारा किया। प्लीज करण, मधु मासूमियत से बोली। पर करण पर कोई असर नहीं हुआ। वो मधु को झटके से अपने और करीब ले आया। उसे अपने करीब देखकर मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। करण उसके होंठों पर किस करने ही जा रहा था कि तभी रोशनी वहां आ गई। भाभी, वो उपमा बन गया है। इतना कहकर उसने जैसे ही करण और मधु को देखा तो पलटकर बोली, अरे बाप रे, मैं फिर से गलत वक्त पर आ गई। मधु ने तुरंत करण को धक्का मारा और उठकर खड़ी हो गई पर रोशनी वहां से भाग गई। करण भी उठा पर तभी मधु गुस्से में उससे बोली, करण आप ना शादी के बाद सच में बहुत बिगड़ गए हैं, अब मैं रूम में आऊंगी ही नहीं। वो इतना कहकर जाने लगी पर करण उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब ले आया। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे। ये सुनकर मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाली और बहुत प्यार से बोली, मुझे सच में कभी नहीं लगा था कि आप ऐसे भी हो सकते हैं। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि आप बहुत खड़ूस, अकड़ू और बदतमीज इंसान हैं। ये तुम्हें लगा था मधु, पर सच तो ये है कि करण खुराना पर मरने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मेरे एक इशारे पर लड़कियां अपना दिल निकाल कर मेरे कदमों में रख दे, समझी तुम? करण उसे अपने और करीब लाकर बोला। तो मधु मुस्कुरा दी। हाँ, आपका ये चार्मिंग चेहरा देखकर बिल्कुल रख देगी, पर आपका गुस्सा देखकर उसी दिल को उठाकर फिर से भाग जाएगी। इतना कहकर वो हंसने लगी। मजाक उड़ा रही हो मेरा? तभी करण ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तो मधु ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिला दिया। करण भी मुस्कुराने लगा। हे भगवान, मैं जिस काम के लिए आपको उठाने आई थी, आपकी वजह से वो तो मैं भूल ही गई। मधु परेशान होकर मासूमियत से बोली। करण उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा तो वो करण की ओर देखकर फिर से बोली, करण, राधिका दी और जीजू थोड़ी देर में जा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि हम उन्हें कोई अच्छा सा तोहफा दे। मधु दी और जीजू जब भी यहाँ आते हैं तो उनके वापस जाने पर बड़ी मोम, चाची और मम्मा उनकी गाड़ी में पहले से ही ढेर सारे गिफ्ट रखवा देते हैं। वो कभी खाली हाथ नहीं जाते यहाँ से। मधु मुस्कुराते हुए बोली, करण, जब बेटी ससुराल से मायके आती है तो उसे तोहफे तो देने ही होते हैं। पर करण,
अब रिश्ते में मैं राधिका दी की भाभी हूँ, इसलिए अगर मैंने उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसकी बातें सुनकर करण ने पूछा, क्या गिफ्ट देना चाहती हो? मैं आदि से कहकर अभी मंगवा देता हूँ। फिर से आदि भैया, कभी खुद भी कुछ कर लिया कीजिए, मधु गुस्से में बोली। ठीक है बाबा, मैं ले आता हूँ। बताओ क्या लाना है? करण ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए पूछा। तो मधु हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बहुत प्यार से बोली, एक छोटा सा पालना और उसमें रखे एक छोटे से लड्डू गोपाल। राधिका दी माँ बनने वाली है ना, तो उनके लिए इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई और हो ही नहीं सकता। और ये गिफ्ट देखकर जीजू भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो भी तो पापा बनने वाले हैं। मधु के चेहरे की मासूमियत देखकर करण के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, 10 मिनट में तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मधु खुशी से उछलते हुए बोली, थैंक यू, तब तक मैं जल्दी से जाकर नाश्ता बना लेती हूँ। वो इतना कहकर जाने के लिए पलटी तो करण उसकी बांह पकड़कर बोला, 1 मिनट मधु। उसने पलटकर करण की ओर देखा। पर तुम नाश्ता क्यों बना रही हो? तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी ना, करण बोला। तो मधु उसके पास आकर बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि आप और मेरा भाई बहन की तरह हो। वो भी आपकी तरह लेट उठती है, इसलिए जब तक वो उठकर रेडी होकर यहाँ आएगी मेरा नाश्ता बन चुका होगा। अच्छा अब ये सब छोड़िए और जल्दी से नहा लीजिए। इतना कहकर वो जाने लगी, पर वो दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी करण ने पूछा, रामायण की चौपाइयां तुम पढ़ रही थी? मधु ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिलाया और चली गई। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो आदि के इतने सारे मिस कॉल देखकर वो सोच में पड़ गया और उसने तुरंत आदि को कॉल की। भाभी सर उठ गए क्या? दूसरी ओर से आदि ने कॉल रिसीव करते ही पूछा। हाँ, करण ने जवाब दिया। उसकी आवाज सुनते ही आदि हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी सर, मेरा मतलब है गुड मॉर्निंग। तुमने सुबह सुबह इतने फोन किए, कोई खास बात? करण ने पूछा। जी सर, वो गाड़ी किसी अमित जुनेजा की है जो ट्रेजर आइलैंड से कल सुबह चोरी हो गई थी। पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज है उसकी, आदि ने जवाब दिया। करण परेशान हो गया। गाड़ी को ट्रेजर आइलैंड कौन लेकर गया था? अमित जुनेजा का छोटा भाई विराट जुनेजा। और सर इस विराट की उम्र यही कोई 27-28 साल है। ये कल अपने दोस्तों के साथ ट्रेजर आइलैंड गया था, वहीं से इसकी गाड़ी चोरी हो गई थी, आदि ने जवाब दिया। तो करण कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आदि मुझे 1 घंटे में ट्रेजर आइलैंड में मिलो। ओके बॉस, आदि फट से बोला। करण ने कॉल कट की और कुछ देर वही खड़ा कुछ सोचता रहा और फिर बोला, तुम चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढकर मधु को तकलीफ पहुंचाने की सजा देकर ही रहूंगा। पर मधु का नाम लेते ही उसे गिफ्ट की याद आई। उसने फिर से आदि को फोन किया। आदि सबसे पहले एक सोने का पालना और लड्डू गोपाल गिफ्ट रैप करवाकर 15 मिनट में घर लेकर आओ। जी सर, अभी जाकर ले आता हूँ, आदि सिर हिलाकर बोला। करण ने कॉल डिस्कनेक्ट की और नहाने चला गया। इधर नीचे सब लोग नाश्ता कर रहे थे। मधु और पूजा सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। तभी मंगेश एक बड़ी सी तस्वीर लेकर आया जो पेपर में पैक थी। उसे देखते ही शोभा ने पूछा, मंगेश सारी तस्वीरों के फ्रेम चेंज हो गए? जी दादी माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही फ्रेम ठीक होकर आई है। ऋषभ भैया की सारी तस्वीरों की फ्रेम ठीक हो गई है, मैं इन्हें बस दीवारों पर लगाने ही जा रहा था, मंगेश रुक कर बोला। शोभा मुस्कुरा दी। जाइए जल्दी से लगा दीजिए। और हमने कुछ तस्वीरें और बनवाने के लिए कहा था, वो आ गई क्या? तभी पाटिल कुछ और तस्वीरें लेकर अंदर आया। जी दादी माँ, आ गई है। पर तभी शांति ने मंगेश के हाथों से ऋषभ की तस्वीरें ली और बोली, घर में इतनी सारी तस्वीरें हैं पर उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस मेरे ही बेटे की तस्वीरें खराब हो गई। किसी का कांच टूट गया तो किसी पर ऑयल गिर गया और किसी की तो फ्रेम ही टूट गई। सब उनकी बातों को सुनकर चुपचाप नाश्ता करने लगे। शोभा माहौल को ठीक करने के लिए बात बदलते हुए बोली, मंगेश ये फैमिली फोटो अपनी जगह पर लगा दो और ऋषभ की बाकी तस्वीरें भी जहां थी वहीं रख दो। मंगेश ने सिर हिलाकर वहां से चला गया। पाटिल भी उसके पीछे जाने लगा तो शोभा फिर से बोली, और हाँ, करण और मधु की शादी की जो बड़ी तस्वीर हमने बनवाई है उसे करण के कमरे में रखवा दो। मधु अपने हिसाब से उसे अपने कमरे में लगा लेगी और उनकी शादी की बाकी तस्वीरें हमारे कमरे में रखवा दीजिए, क्योंकि फिलहाल ऋषभ के ठीक होने तक हम उन तस्वीरों को यहाँ हॉल में नहीं लगा सकते, पर उनके ठीक होते ही हम खुद अपने हाथों से अपने बच्चों की तस्वीरें लगाएंगे।
पाटिल जा ही रहा था कि सीढ़ियों से नीचे आ रहे आरव ने उसके हाथों से तस्वीर ली और बोला, पहले मुझे देखना है कि करण भैया और भाभी साथ में इन तस्वीरों में कैसे लग रहे हैं। वो तस्वीर लेकर काउच पर बैठा और सामने रखी टेबल पर रखकर उसके पेपर हटाने लगा। एनी ने भी जल्दी से अपनी ब्रेड प्लेट में रखी और आरव के पास तस्वीर देखने आ गई। मधु भी तस्वीर देखने की कोशिश करने लगी तो शालिनी जानबूझकर बोली, मधु जरा पराठे उठाना। जी मम्मा। मधु उन्हें पराठे सर्व करने लगी पर उसका ध्यान अभी भी तस्वीर पर था। तस्वीर से पेपर हटते ही एनी तस्वीर देखकर बोली, वाओ कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में। तभी करण भी वहां आ गया। उसने जैसे ही अपनी और मधु की शादी की तस्वीर देखी तो मुस्कुराने लगा। मधु भी शालिनी को पराठे सर्व करके तस्वीर देखने के लिए आगे बढ़ी पर तभी पूजा बोली, मधु प्लीज मेरे लिए पाइनएप्पल का जूस बना दोगी। जी चाची, अभी बना देती हूँ, मधु आहिस्ता से बोली और किचन में चली गई। उसके जाते ही पूजा को हंसी आ गई। अपनी शादी की तस्वीर देखने के लिए मधु कितनी बेकरार है, थोड़ा तड़पना तो बनता है। उसके इतना कहते ही सब हंसने लगे। आरव ने तस्वीर उठाई और करण के पास आकर बोला, भैया देखिए ना कितनी खूबसूरत तस्वीर लग रही है, आप दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। करण मुस्कुराते हुए तस्वीर देखने लगा पर तभी ऋषभ नीचे आते हुए बोला, जरा मैं भी तो देखूं कि करण खुराना जैसा इंसान किसके साथ अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहां तक मैं इसे जानता हूं इसे तो किसी के साथ तस्वीरें खींचवाना पसंद ही नहीं है। करण ने तुरंत उसे घूरा पर ऋषभ उसकी ओर बढ़ने लगा। हे भगवान, अगर इसने तस्वीर देख ली तो ना जाने क्या होगा। पूजा परेशान होकर आहिस्ता से बोली। बाकी सब भी अपना नाश्ता छोड़कर उठ खड़े हुए। मैं भी तो देखूं किसकी तस्वीर है। ऋषभ इतना कहकर आरव के हाथों से तस्वीर लेने लगा पर इससे पहले कि वो तस्वीर देखता, करण ने उसके हाथों से तस्वीर छीन ली और बोला, मेरी और मेरी बीवी की तस्वीर है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी बुरी नजर हम पर पड़े। ये सुनकर शालिनी मन ही मन बोली, हे भगवान, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। कर दिया इसने सुबह सुबह घर में बवाल। बीवी और तुम्हारी, किसी और के सामने ऐसा मजाक मत करना करण, वरना तुम खुद मजाक बन जाओगे। तभी ऋषभ उसे घूरते हुए बोला। करण मुस्कुरा दिया, कमाल है, मेरे भाई होकर भी तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कब मजाक करता हूँ और कब सीरियस होता हूँ। अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो तो फिर तो मैं ये तस्वीर देखकर तुम्हारी खुशियों को बुरी नजर जरूर लगाऊंगा। ऋषभ ने इतना कहकर करण से तस्वीर लेने की कोशिश की पर करण तस्वीर अपने सीने से लगाकर बोला, अब मैं अपनी खुशियों पर तुम्हारी बुरी नजर कभी नहीं पड़ने दूंगा ऋषभ, खास तौर से मेरी पत्नी पर। तभी शालिनी उसके पास आकर बोली, करण मजाक की भी कोई हद होती है। अगर तुझे उसे अपनी तस्वीर नहीं दिखानी तो मत दिखा, पर कम से कम ये सब कहकर उसे तंग तो मत कर। जा अपनी तस्वीर अपने कमरे में ले जा। करण ने तुरंत अपनी मम्मा की ओर देखा तो शालिनी ने उसे चुप रहने और ऊपर जाने का इशारा किया। करण ने फिर से ऋषभ को घूरा और तस्वीर लेकर ऊपर चला गया। सबकी जान में जान आ गई। शोभा ने भी तुरंत मंगेश और पाटिल को तस्वीरें ले जाने का इशारा किया तो वो दोनों तेजी से वहां से चले गए। ऋषभ नाश्ते की टेबल पर आया और बोला, चाची मेरे पोहे। हाँ देती हूँ। शालिनी तुरंत उसे पोहे सर्व करने लगी पर तभी उसकी नजर किचन से जूस लेकर आ रही मधु पर पड़ी। शालिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत पूजा की ओर इशारा किया तो वो बिना सोचे समझे जोर से बोली, वहीं रुक जाओ मधु। उसकी आवाज सुनकर मधु के कदम रुक गए। ऋषभ ने भी तुरंत पलटकर देखा पर इससे पहले कि वो मधु को देख पाता, शालिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खाना बेटा, पोहे ठंडे हो जाएंगे। ऋषभ का ध्यान हटते ही पूजा मधु को पकड़कर किचन में ले गई और वहां आते ही उसने गहरी सांस ली। मधु ने जूस का ग्लास किचन के प्लेटफॉर्म पर रखा और पूछा, क्या हुआ चाची? मधु, ऋषभ नाश्ता करने नीचे आ गया है। पूजा परेशान होकर बोली। मधु भी ये सुनकर परेशान हो गई। तभी पूजा ने उसकी बांह को छुआ। मधु, करण तुम्हारी और उसकी शादी की तस्वीर अपने कमरे में ले गया है, जाओ जाकर देख लो। मधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जाने लगी पर तभी पूजा ने उसे रोका। एक मिनट मधु, आप चिंता मत करिए चाची, मैं ऋषभ भैया के सामने नहीं आऊंगी। मधु पलटकर बोली। पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो मधु भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही पूजा खुद से बोली, पता नहीं ऋषभ नाटक कर रहा है या सच में बीमार है, पर उसकी वजह से बेचारी मधु को अपने ही घर में छिपकर रहना पड़ रहा है। इधर मधु अपने कमरे के पास पहुंची ही थी
कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। मीरा का नंबर देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसकी कॉल रिसीव करते हुए कमरे में आई। मीरा, कितना टाइम लगाएगी? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। मधु, एक्चुअली मैं आज नहीं आ पाऊंगी। वो मोम आई हुई है और वो चाहती है कि मैं आज सारा दिन उनके साथ रहूं। मीरा परेशान होकर बोली। पर मधु कुछ कहती उसके पहले ही उसकी नजर करण पर पड़ी, जो बेड के सामने की दीवार पर अपनी शादी की तस्वीर लगा रहा था। तस्वीर देखकर मधु का चेहरा खिल गया। तभी मीरा बोली, मधु तू सुन रही है ना? हाँ सुन रही हूँ। तू आंटी के साथ टाइम स्पेंड कर, मैं कॉलेज अकेली चली जाऊंगी। मीरा घबरा कर बोली, नहीं मधु प्लीज अकेली कहीं मत जाना। मेरा मतलब था कि तू मेरे बिना वहां अकेली जाकर क्या करेगी? और वैसे भी मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही समीर से बात हुई है। उसने बताया कि आज कॉलेज में एक भी लेक्चर नहीं है क्योंकि सारे टीचर्स की कोई मीटिंग है। ओह, मधु ने मुंह बना लिया। मीरा की जान में जान आ गई। तभी मधु करण की ओर देखकर बोली, ठीक है तो आज हम कॉलेज नहीं जाते। तू आंटी के साथ टाइम स्पेंड कर और मैं अपनी नई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। हाँ, मीरा उदास होकर बोली। तो मधु मुस्कुरा दी और आहिस्ता से बोली, सुन मैं तुझे एक तस्वीर व्हाट्सएप कर रही हूँ, देखकर बता कि कैसी है। मीरा आगे कुछ पूछती उसके पहले ही मधु ने कॉल कट कर दी और करण की तस्वीर लगाकर वहां से हटते ही मधु ने तस्वीर की फोटो क्लिक की और तुरंत मीरा को सेंड कर दी। तस्वीर देखकर मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत मधु को मैसेज किया, बहुत प्यारे लग रहे हो। मधु ने तुरंत मैसेज पढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठकर करण के पास आई और तस्वीर देखने लगी। करण ने उसे इतना खुश देखा तो उसकी बांह पर हाथ रखकर बोला, ये तस्वीर दादी ने बनवाई है, खूबसूरत है ना? बहुत। मधु ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। करण भी उसे बहुत प्यार से देखने लगा और कुछ सोचकर मधु से बोला, मधु आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो तो चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ और फिर तुम्हें हमारा ऑफिस दिखाता हूँ। मधु का चेहरा खिल गया पर फिर वो मुंह बनाकर बोली, पर करण मेरे पास तो इतना कुछ है तो मैं शॉपिंग पर जाकर क्या खरीदूंगी? मेरे पास तो कपड़े, गहनों और बाकी सारी चीजों का मेला लगा हुआ है। उसकी बातें सुनकर करण मुस्कुरा दिया। मॉल चलो, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। मधु मुस्कुरा दी। मैं चेंज करके आऊं करण या फिर ऐसे ही चलूं? मधु ने मासूमियत से पूछा। करण की मुस्कुराहट और बढ़ गई। वो उसके गाल को छूकर बोला, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो, चलो। वो उसे ले जाने लगा पर तभी मधु बोली, पर करण ऋषभ भैया नीचे नाश्ता कर रहे हैं, मैं उनके सामने आपके साथ कैसे जाऊंगी? करण कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, अब तक उसका नाश्ता हो चुका होगा, चलो। वो मधु को लेकर सीढ़ियों से नीचे आया तो दोनों ने देखा कि घर में सब लोग बहुत परेशान थे। करण ने नीचे आकर पूछा, क्या हुआ? सबके चेहरे की हवाएं क्यों उड़ी हुई है? ऋषभ की याददाश्त वापस आ गई क्या? उसका सवाल सुनकर शांति का पारा चढ़ गया पर शोभा की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई। मधु भी करण को घूरने लगी। तभी पूजा बात संभालते हुए बोली, करण वो ऋषभ ऑफिस चला गया है तो उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? गया है तो वापस भी आ जाएगा, करण बोला। तभी राधिका और रणबीर वहां आ गए। रणबीर ने आते ही करण को गले लगाया। करण ठीक ही कह रहे हैं, हम ऋषभ को कब तक घर में रखेंगे? आज नहीं तो कल उन्हें सच का सामना तो करना ही होगा। और वैसे भी आरव गया है ना उसके साथ, वो ऋषभ को संभाल लेगा। कोई कुछ नहीं बोल पाया पर रणबीर फिर से बोले, करण तुम हमारे साले भी हो और हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी, इसलिए हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम रिद्धिमा से शादी करो क्योंकि वो हमें कभी तुम्हारे लायक लगी ही नहीं, पर हम तुम्हारे लिए फैसले पर सवाल खड़े नहीं करना चाहते थे, बस इसलिए चुप रहे। पर जब तुमने मधु से शादी की तो यकीन करिए हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हमें लगता है कि मधु आपके और इस घर के लिए एकदम परफेक्ट है। हम बस ये चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और बहुत खुश रहो, और हमें तुमसे ये कहने की जरूरत तो नहीं है ना कि मधु को खुश रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम मधु से बहुत प्यार करते हो और उसे हमेशा खुश रखोगे। करण हल्के से मुस्कुरा दिया। मधु की नजरें भी शर्म से झुक गई। राधिका सबके गले मिलने लगी। तभी आदि वहां आ गया। वो एक बॉक्स करण की ओर बढ़ाकर बोला, सर ये आपका गिफ्ट। सब करण की ओर हैरानी से देखने लगे। करण ने गिफ्ट पैकेट मधु को थमा दिया। वो उसे लेकर राधिका के पास आई और उसे देते हुए बोली थी, जीजू
ये हम दोनों की तरफ से आप दोनों के लिए। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। तो मधु फिर से बोली, टी खोलिए ना इसे और बताए कि आपको ये गिफ्ट कैसा लगा। राधिका ने गिफ्ट रणबीर के हाथ में पकड़ाया और उसे खोलने लगी। जैसे ही उसने बॉक्स में से पालना और बाल गोपाल निकाले तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंख में आंसू भी आ गए। रणबीर भी इमोशनल हो गए, बाकी सब भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। राधिका ने मधु को गले लगा लिया। थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच। अपनी भाभी का दिया पहला गिफ्ट मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, थैंक यू। वैसे करण, ये गिफ्ट का आइडिया तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? तभी रणबीर ने पूछा। तो करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जीजू, ये गिफ्ट का आइडिया मधु का था। राधिका ने बाल गोपाल की खूबसूरत सी मूर्ति की ओर देखा और फिर मधु से बोली, अब तो मैं इनसे रोज यही मांगने वाली हूँ मधु, कि मुझे मम्मी बनाने के साथ ही ये मुझे जल्दी से बुआ भी बना दे और जल्दी से तुम्हारी गोद में भी आ जाएं। मधु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने और करण ने राधिका और रणबीर के पैर छुए तो रणबीर उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, महादेव करे कि हमारी बहन हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। और करण प्लीज हमारी बहन को ज्यादा परेशान मत करना और इन पर गुस्सा तो बिल्कुल मत करना, वरना हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। क्योंकि अब अगर तुम हमारे साले हो तो हमने मधु को भी अपनी बहन माना है, इसलिए अब इनकी खुशी भी हमारे लिए उतने ही मायने रखती है जितनी कि तुम्हारी, समझे? जी जीजू, अच्छे से समझ गया। करण उन्हें गले लगाकर बोला। तभी बलदेव ने मंगेश को आवाज लगाई, मंगेश सारा सामान और गिफ्ट्स गाड़ी में रखवा दो। मंगेश सिर हिलाकर चला गया। सब राधिका और रणबीर के साथ बाहर आए तो मधु राधिका के गले लगकर बोली, अपना ख्याल रखिएगा दी, और इस छोटू का भी। राधिका मुस्कुरा दी। एनी भी रोते हुए राधिका के गले लगी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी दी। मुझे भी। राधिका भी रो पड़ी और फिर गाड़ी में बैठी। करण रणबीर के गले लगकर बोला, अपना और दी का ख्याल रखिएगा जीजू, और जोया दीदी का भी। रणबीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके गाल को छुआ, तुम भी अपना और मधु का ख्याल रखना और हमें शिकायत का मौका मत देना। करण मुस्कुरा दिया। रणबीर भी गाड़ी में बैठे और उन्होंने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों चले गए। घर के सारे लोग उन्हें जाते देख रहे थे। तभी बलदेव शालिनी से बोले, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। शालिनी ने सिर हिलाया तो बलदेव भी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। करण, मधु और शालिनी को छोड़कर बाकी सब लोग घर के अंदर चले गए। तभी करण ने मधु से पूछा, चले मधु? मधु कुछ कहती उसके पहले ही शालिनी ने पूछा, तू मधु को कॉलेज छोड़ने जा रहा है? नहीं मम्मा, आज ये मुझे ऑफ, मधु ने इतना कहा ही था कि तभी करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे टोका, मम्मा वो मेरी ट्रेजर आइलैंड में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो मधु को भी साथ ले जा रहा हूँ। शालिनी मुस्कुरा दी, बहुत अच्छा कर रहा है, पर सिर्फ मीटिंग में बिजी मत रहना, मेरी बेटी को शॉपिंग भी करवाना। करण ने सिर हिला दिया और मधु के साथ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। शालिनी भी घर के अंदर चली गई। करण ने गाड़ी में बैठते हुए मधु की ओर देखा और मन ही मन बोला, आई एम सॉरी मधु, मैं तुम्हें झूठ बोलकर मॉल ले जा रहा हूँ, पर उस आदमी तक पहुँचने के लिए तुम्हारा मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।